नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 समारोह का आज आयोजन हुआ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को सम्मानित किया। डिजिटल सशक्तिकरण में बेहतर योगदान के लिए सरकारी संस्थाओं को डीआईए पुरस्कार दिया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को यहां पे सम्मानित किया और डिजिटल क्षेत्र में अग्रणी संस्थाओं को यह सम्मान दिया गया। This is a need to create collaborative platforms to find innovative solutions to make the world a more accessible and equitable place. I always maintain that the technology that makes the common man's life easier gets accepted at the social level. In my own experience, I have seen even barely literate people getting proficient in use of technology to operate bank accounts and claiming their entitlements. This awareness should be made the strength of good governance. There is no doubt that digitization brings in efficiency, effectiveness, transparency and accountability in the service delivery system and infuses confidence among citizens. This is a need to create. तो डिजिटल क्षेत्र में अग्रणी संस्थाओं को ये सम्मान दिया गया और डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 समारोह था जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। दिल्ली में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और झारखंड दौरे पे केंद्रीय मंत्री अमित शाह हैं, जहां चाईबासा में विजय संकल्प रैली को वो संबोधित करेंगे और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। चाईबासा लोकसभा कोर कमेटी के सदस्यों के साथ उनकी बैठक भी है और झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ के लिए वो रवाना होंगे। तो झारखंड में आज कई सौगात वो प्रदेशवासियों को देंगे और चाईबासा क्षेत्र के जो दिग्गज हैं उनसे मुलाकात करेंगे, समीक्षा करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। और जोशीमठ में भू धसाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन में हैं। थोड़ी देर में वो जोशीमठ पहुंचेंगे और जोशीमठ में चूंकि कई घरों में दरारें आने लगी हैं, सड़कों में भी दरारें दिखाई देने लगी हैं और बद्रीनाथ हाईवे पर भू धसाव से हालत जो है वो चिंताजनक बन गई है। लोग यहां पे कई ऐसे भी हैं जो पलायन करने को मजबूर है, अपना घर छोड़ने को मजबूर है। मकानों में, दुकानों में, होटल्स में, सड़कों पर कई जगह दरारें दिखाई दे रही हैं। लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं और मुख्यमंत्री कुछ ही देर में जोशीमठ पहुंच रहे हैं। यहां पे हालात का वो जायजा लेंगे, बैठक करेंगे, जानकारी लेंगे। चूंकि आसपास जिन प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा था उनको फिलहाल रोका गया है। अब बैठकों का दौर जारी है, सर्वे किए जा रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये क्यों हो रहा है और इसको कैसे रोका जाए। तो जोशीमठ अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित है। एक ऐसा शहर जहां बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंचते हैं। और मेरठ से खबर है, जहां बीएसपी नेता याकूब कुरैशी और बेटे इमरान का मेडिकल टेस्ट कराया गया। कोर्ट ले जाने के लिए पुलिस उनको यहां पे मेडिकल कराने पहुंची थी, उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया और मीट माफिया याकूब बेटे इमरान समेत उसको गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई थी। अवैध मीट प्लांट संचालन के मामले में याकूब और उसके बेटे इमरान पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था और गैंगस्टर एक्ट के तहत याकूब और उसके परिवार की करोड़ों की संपत्ति भी कुर्क की गई है। आज हाजी याकूब कुरैशी और उनके पुत्र हाजी इमरान कुरैशी को गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पुलिस
अरेस्ट करके गैंगस्टर कोर्ट में आज पेश कर रही है और यहाँ से उनका रिमांड बनाया जाए। हाँ, रिमांड के पेपर तैयार हो रहे हैं, अभी गैंगस्टर एक्ट में उनका रिमांड बन रहा है, उसके बाद आगे देखते हैं। किन आरोपों में याकूब गिरफ्तार हुए? हाजी याकूब कुरैशी को गैंगस्टर एक्ट में लाए हैं। इसके अलावा जो 131 सन 2022 थाना खरखौदा का मुकदमा है, उसमें अभी चूँकि प्रोटेक्शन है हाजी इमरान का, हाजी याकूब का, उसमें बनाते हैं, रिमांड नहीं बनाते, पुलिस बनाती है, ये देखने का विषय। आज हाजी याकूब कुरैशी और उनके पुत्र। और बुलंदशहर से खबर है, जहां डीएम ने रैन बसेरे का जायजा लिया। देर रात रैन बसेरे का जिलाधिकारी ने यहां पे जायजा लिया और जिलाधिकारी ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कंबल भी वितरित किए। तो जिला प्रशासन इस ठंड में लोगों को बचाने के लिए पूरी तरह से एक्टिव और खासकर जिलाधिकारी खुद यहां पे रैन बसेरों का निरीक्षण करते हुए नजर आए कि यहां पे लोगों को किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, कहीं कोई कमी तो नहीं, कोई लापरवाही तो नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं। और देर रात जिलाधिकारी खुद रैन बसेरे का दौरा करते हुए नजर आए, जायजा लेते हुए नजर आए, लोगों से बात की, संवाद किया, उनसे पूछा कोई दिक्कत तो नहीं। कुछ लोग उन्हें फुटपाथ पे सोते हुए भी दिखाई दिए और उन्हें उन्होंने कंबल वितरित किए और उनको भी रैन बसेरों में शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए। अलाव की कैसी व्यवस्था है, इसको लेकर भी वो गंभीर दिखाई दिए। कानपुर से खबर है, जहां एक भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई थी और बर्रा थाने में शिकायत लेके पहुंचे कार्यकर्ताओं के साथ भी अभद्रता की गई। अब कार्यकर्ताओं में इसको लेकर काफी गुस्सा है और थाना परिसर में पुलिस द्वारा पिटाई करते वीडियो भी वायरल हुआ था। नाराज कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने दबंगों से पुलिस की मिली भगत का भी आरोप लगाया है और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। और हापुड़ में टोल पर तैनात बाउंसर की गुंडाई सामने आई, जहां टोल कर्मियों ने बस चालक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और जाम की शिकायत करना बस चालक को भारी पड़ गया। टोल कर्मी आए दिन यात्रियों के साथ भी इस तरह से मारपीट करते हैं और टोल कर्मियों की गुंडाई के आगे स्थानीय पुलिस भी बेबस नजर आती है। हरियाणा से ब्रिजघाट जा रही थी श्रद्धालुओं से भरी बस और मारपीट के बाद बस में बैठे श्रद्धालुओं में काफी अफरा तफरी मच गई। लोगों ने टोल कर्मियों से बस चालक की जान बचाई और कोतवाली गढ़ मुक्तेश्वर के आला बख्तारपुर टोल प्लाजा का यह मामला है। अमरोहा से खबर है, जहां जिला बदर के आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। 5 थानों की पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर यह कार्रवाई की गई और ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी की कार्रवाई हुई। जिले में दिखाई दिए जाने वाले, यानी अगर जिले में ये दिखाई दिए तो इन आरोपियों पर कार्रवाई होगी और पुलिस की इस कार्रवाई से आरोपियों में काफी हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई। और ललितपुर में कनेक्शन चेक करने गई बिजली विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। पत्थरबाजी कर बिजली विभाग की टीम को भगाने की कोशिश की। 10 नामजद समेत 35 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। कोतवाली तालवेहट के यहां पे खांदी के मजरा रानीपुरा भलाई टोला का यह मामला है, जहां पे ग्रामीणों ने बिजली कर्मियों पर ही पथराव कर दिया। और अमरोहा में लुटेरों का नया अंदाज सामने आया, जहां 2 लड़कियों को कार में, यानी जो सवार थे उनको लूटकर कार में लिफ्ट लेने के बहाने बैठाया था और विरोध करने पर कार सवार को जमकर पीटा गया। खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस के हत्थे एक अपराधी चढ़ा है और पकड़े गए आरोपी के पास से अवैध असला भी बरामद हुआ है। अपराध पे अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार इस तरह के अभियान चला रही है और गैंगस्टर में फरार चल रहा था शातिर बदमाश।
जिस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। और तलाशी के दौरान पुलिस ने जब इसे रोका तो इसने फायर किया और जवाबी कार्रवाई में इसको शिकंजे में लिया गया। तो पुलिस ने पिछले कई दिनों में कई एनकाउंटर किए हैं, जिसमें कई बदमाशों को ढेर किया गया, कईयों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया और कईयों ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस की मंशा है अपराधी और अपराधियों पर, यानी अपराध और जो अपराधी हैं उन पर लगाम लगाने की। आजमगढ़ में 24 घंटे के अंदर दूसरा एनकाउंटर हुआ। इस दौरान एनकाउंटर के अंदर इस एनकाउंटर के बाद जो बदमाश है उनमें भी काफी खौफ दिखाई दे रहा है और घायल अवस्था में बदमाश को भर्ती कराया गया अस्पताल में। उसके साथी जो थे फरार हुए थे, उनकी अब तलाश की जा रही है। पकड़े गए आरोपी के पास से एक हथियार और कारतूस भी बरामद हुए हैं और पुलिस आए दिन इस तरह के बदमाशों को दबोच रही है जिन्होंने कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिए। कई एनकाउंटर हुए जिसमें कईयों को तो ढेर किया गया और कईयों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया और कई अपराधियों ने, बदमाशों ने डर के मारे आत्मसमर्पण कर दिया। आज लगभग शाम 7:30 बजे ग्राम मुंडेरी, थाना तरवा में पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें चंद्रमा प्रसाद नामक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी है व इसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे हैं। चंद्रमा प्रसाद एक अंतरराज्यीय अपराधी है व इसके ऊपर 20 से अधिक मुकदमे हैं। पुलिस को ये सूचना लगी थी कि यह अपराधी अपने 2 साथियों के साथ क्षेत्र में लूट की योजना बना रहा है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा घेराबंदी करी गई व पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई। इसके 2 साथियों की गिरफ्तारी भी शीघ्र करी जाएगी व इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई व प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई। और संभल में कलयुगी पिता ने अपने 6 साल के मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद शव को खेत में फेंक दिया। बताया यह जा रहा है कि पिता ने पारिवारिक कलह के चलते बच्चे की हत्या की। फिलहाल पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। से 5 जनवरी के दिन पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष है, जिसका नाम टिल्लू उर्फ रजत है, ये अपने घर के बाहर खेलते समय गायब हो गया है। पुलिस के द्वारा धारा 364 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा बच्चे की खोजबीन का प्रयास किया गया। गांव में ही प्राप्त सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर आज इस घटना में बच्चे के शव को गांव के पास में एक ईख के खेत से बरामद किया गया है। बच्चे के पिता, जिसका नाम धर्मेश है, उसको गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में तथा सीसीटीवी के आधार पर यह जानकारी हुई कि बच्चे के पिता को अपनी पत्नी से चरित्र। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। लखनऊ समेत कई जिलों में भीषण ठंड का कहर जारी है और शीतलहर से राजधानी लखनऊ में ठिठुरन बढ़ चुकी है। लखनऊ का पारा लुढ़का है और करीब 8.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। अयोध्या में आज सबसे अधिक ठंड रही, जनजीवन यहां पे प्रभावित हुआ। आगरा में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। रायबरेली में 3 डिग्री तक पारा गिर गया और गोंडा बहराइच में भी ठंड और शीतलहर का सितम देखा गया। लोग अलाव के सहारे यहां पे इस ठंड से बचने की कोशिश करते नजर आए। कानपुर में पिछले 2 दिन से ठंड का रिकॉर्ड जो है वो लगातार टूट रहा है और ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। 9 जनवरी तक शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। तो उत्तर प्रदेश में 9 जनवरी तक कोल्ड डे शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। लखनऊ समेत कई जिलों में ठंड का जो रिकॉर्ड है वो पिछले कई साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट गया। 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, कानपुर, एटा, मैनपुरी और गोरखपुर की, और चारों ही तस्वीरों को देख के आप समझ सकते हैं कि यहां कैसे लोग इस ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं
और कई जगह कोहरा इस कदर है कि विजिबिलिटी बिल्कुल कम है और कोहरे के चलते रफ्तार थम चुकी है। तो ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें, कानपुर, एटा, मैनपुरी और गोरखपुर की। ये ठंड जानलेवा है और कई जगह लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। अलाव एक ऐसा सहारा यहां पे जो ठंड से बचाता हुआ लोगों को नजर आ रहा है। इसको लेकर कई जगह प्रशासन ने इंतजाम किए हैं तो कई जगह लोग खुद इससे बचने के इंतजाम कर रहे हैं। आगरा के न्यूनतम तापमान जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आगरा में भी इस ठंड का सितम देखा गया। रायबरेली हो चाहे लखनऊ हो, उत्तर प्रदेश के तमाम शहर इस वक्त शीतलहर की चपेट में हैं और ठंड ने लोगों के सामने कई तरह की मुश्किलें पैदा कर दी हैं। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अगर आप देखें तो फिर चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यानी उत्तर भारत के जो राज्य हैं वो इन दिनों शीतलहर की चपेट में हैं। पहाड़ी इलाकों में चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, वहां पे बर्फबारी की वजह से और मैदानी इलाकों में शीतलहर की वजह से ठंड जो है वो काफी ज्यादा पड़ रही है और इसका असर लोगों की जिंदगी पे पड़ रहा है। प्रभावित ये ठंड कर रही है और लोगों का जनजीवन इससे प्रभावित हो रहा है। 9 जनवरी तक शीतलहर की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है और सर्दी का सितम जो है वो जारी है। रफ्तार वाहनों की थम चुकी है। सड़कों पे जो वाहन है वो रेंगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोहरा भी कई जगह देखा गया और उस कोहरे के चलते भी कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। तो लखनऊ से एसके वाजपेयी और गोरखपुर से हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके वाजपेयी, लखनऊ में किस तरह के हालात, चूंकि ठंड जो है वो लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में शीतलहर का कहर जारी है। उत्तर प्रदेश के करीब दर्जन भर से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां रेड अलर्ट और करीब 1.5 दर्जन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां सीधे तौर पर कहा गया है कि जो भी एहतियात है वो बरती जाए, प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था कराई जाए, कोई भी व्यक्ति खुले में ना लेटे, उसको लेकर जो रैन बसेरे हैं वहां पर स्थानीय जिला प्रशासन व्यवस्था करे। हालांकि अगर हम उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करें तो झांसी, कानपुर, आगरा जैसे जिले हैं जो कि 5 डिग्री से अंदर जिनका तापमान लगातार जा रहा है। यहां तक कि आगरा की बात करें तो 2 डिग्री तापमान रहा है। अगर हम कानपुर की बात करेंगे तो 3 से 4 डिग्री तापमान रह रहा है। वहीं अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो पिछले 2 दिनों का जो न्यूनतम तापमान है वो 6 डिग्री रहा है, वहीं अधिकतम तापमान 21 डिग्री है। अगर हम इस दौरान देखें कि दिन में कल भी थोड़ी सी धूप निकली थी, लेकिन उस दौरान भी जो हवाएं हैं वो तेजी के साथ चल रही थी। 7 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिससे कहीं न कहीं शीतलहर का कहर जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी रोडवेज ने अपने सभी जो बस चालक हैं उनको निर्देशित किया है कि कोहरे में कहीं भी कोई बस ना चलाई जाए और सुरक्षित स्थानों पर बस को खड़ा किया जाए। जब तक कि मौसम साफ नहीं होता है तब तक को बसों का संचालन ना किया जाए। हालांकि इसको लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से निर्देश स्पष्ट तौर पर सभी आरएम और एआरएम को जारी किए जा चुके हैं। लगातार शीतलहर का कहर जारी है, खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवेज हैं, चाहे वो पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो या फिर आगरा एक्सप्रेसवे हो, सभी पर अगर दिन के समय जो सुबह का समय होता है और रात में विजिबिलिटी 0 तक चली गई है। खास तौर पर आगरा, झांसी, कानपुर और उन्नाव के आसपास आने वाले जो स्थान हैं वहां पर विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, जिसको लेकर पूरी तरीके से एहतियात बरती जा रही है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश मौसम विभाग है उसकी तरफ से भी निर्देश जारी किए गए हैं कि 9 तारीख तक पूरी सतर्कता बरती जाए, जो भी आवश्यक कदम है प्रशासन की तरफ से उठाए जाएं। खास तौर पर नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों की तरफ से जो भी सार्वजनिक स्थान है वहां पर अलाव की व्यवस्था की जाए, ताकि जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए कहीं न कहीं आग तापने की व्यवस्था हो सके। और जो लोग घरों से बाहर रहते हैं, खास तौर पर रिक्शा चालक या दूसरे जो लोग हैं जो कहीं न कहीं सड़क किनारे फुटपाथ पर सोते हैं, कोई भी व्यक्ति फुटपाथ पर ना सोए, उसको लेकर रैन बसेरों की व्यवस्था भी सभी नगर निगम, जिला पंचायत और जो परिषद हैं वहां पर करने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। तो निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो लगातार कहीं न कहीं जो शीतलहर का कहर है वो पूरे उत्तर प्रदेश भर में जारी है। कुछ जिले ऐसे हैं जो ज्यादा ठंडे हैं। राजधानी लखनऊ में भी अगर हम देखें तो न्यूनतम तापमान लगातार कहीं न कहीं गिरावट हो रही है, खासतौर पर रात के समय
दिन में 2 दिन से थोड़ी धूप जरूर आई है, लेकिन जो पछुआ हवाएं हैं उनसे कहीं न कहीं तापमान लगातार गिर रहा है। धूप के दौरान भी जो ठंड है वो लगातार बरकरार है। जी ठीक है हरेंद्र, गोरखपुर के क्या हालात? देखिए, गोरखपुर की अगर बात की जाए, गोरखपुर सहित पूरे पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल में कल 2 बजे के दिन के बाद जो है कि धूप निकला था। धूप के कारण रात में कोहरा हुआ और कोहरे के कारण आज गलन और ठंडक बढ़ गई है। पछुआ हवा, सर्द हवा चल रही है। सर्द हवा में लोगों की जो ठंडी से बचने की जो तकनीकें हैं, वो तकनीकें हर जगह पर देखने को मिल रही हैं। हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि इस समय जो हालात हैं, जिस तरह से गोरखपुर की सड़कों पर देखने को मिल रहा है कि सड़कों पर के किनारे लोग अलाव का सहारा लेकर के किसी तरह से अपनी दिनचर्या को निकल रहे हैं और दिनचर्या करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, रोडों पर जो लोगों की भीड़ देखने को मिलती थी, खास तौर से वो भीड़ इस समय नहीं देखने को मिल रही है। और जो निकल भी रहे हैं वो गर्म कपड़े और शाल, कंबल इत्यादि लेकर के अपने पूरे सुसज्जित के साथ सड़कों पर निकलते नजर आ रहे हैं। खास तौर से इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो लोग सड़कों पर चल रहे हैं, खास तौर से वही अपनी बचाव को लेकर के चल रहे हैं। और यही नहीं, जगह जगह दुकानदार भी जगह जगह अलाव की व्यवस्था किए हैं और आने जाने वाले लोग अपने उस आग को भी सहारा बनाते हुए सड़कों पर चल रहे हैं। और खास तौर से जो पुलिसकर्मी है, चौराहों पर पुलिसकर्मी लगे हैं, वो लोग भी अपनी बचाव के लिए इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अलाव का सहारा लेकर के लोग ड्यूटी करते नजर आ रहे हैं। तो 2 दिनों में कल जिस तरह से धूप निकली थी और धूप निकलने के बाद जिस तरह से गलन और पछुआ हवा ने दस्तक दी है, उससे ठंडक और बढ़ गई है। एक व्यक्ति है, भाई साहब, ठंडक बढ़ी है, किस तरह से आप ठंडक मिटा रहे हैं अपना? भाई ठंडक है, अब ठंडी बढ़ी है, क्या किया जाएगा उसके लिए? नहीं, ठंडी सड़कों बढ़ी, भी अलाव जले हैं। हाँ अलाव कहाँ जली है, कहाँ व्यवस्था जाएंगे? कर, हम कुशीनगर से आ रहे हैं। हाँ। जो चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई जी है, जी जी जगह जगह पर पुलिसकर्मी है, सभी लोग हैं, जी। तो किस तरह से आप लोग? नहीं, अच्छा काम है। अगर ये सरकार व्यवस्था कर रही है, नगर पालिका व्यवस्था कर रही है, आग का जलाव का ठंडी है, तो अच्छा काम है, ये बढ़िया है। अच्छी व्यवस्था है। जी। आप देख सकते हैं कि ये जो पुलिसकर्मी है वो भी गर्म कपड़े के सहारे ड्यूटी बजा रहे हैं। और खास तौर से जो नगर निगम का भाई साहब, किस तरह से नगर निगम ने अलाव की व्यवस्था की है? नगर निगम का गर्मी ठंडी को देखते हुए नगर निगम की व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है। चौराहे पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इससे आवागमन काफी सुगम है और हर रास्ते। अभी आपने देखा कि जिन लोगों से बात की गई उनका मानना है कि नगर निगम ने जो व्यवस्था किया है वो खास तौर से काफी है। और लोग अलाव के सहारे अपनी ड्यूटी भी बजा रहे हैं, लोग गर्म कपड़े के सहारे अपने गंतव्य तक जा रहे ठीक है। हैं और गर्म कपड़े का सहारा लेकर के ठंडक जी, से निजात पा रहे मैं हैं। हरेंद्र आता हूं आपके पास। कानपुर से रामजी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामजी शर्मा, कानपुर में ठंड से क्या कुछ हालात बने हुए हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे प्रशासन ने की हैं लोगों को ठंड से बचाने के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरह का कानपुर में जो इस वक्त ठंड का जो कहर है वो काफी देखने को मिल रहा है। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है, क्योंकि जो पारा था, जो शुक्रवार की रात को जो पारा था वो 3.2 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। इसके साथ ही आज सुबह जो पारा वो 5 डिग्री, इस वक्त 5 डिग्री सेल्सियस का पारा है, जो प्रदेश का दूसरा सबसे ठंडा क्षेत्र कहा जा रहा है कानपुर। और इस ठंड से बचाव के लिए लगातार जिला प्रशासन से व्यवस्था की गई, जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था की गई। नगर निगम टीम उन सभी चौराहों पर, उन सभी जगहों पर जो लकड़ी है जला करके अलाव जला रहे हैं, जिससे कि जो उन लोगों को भी आराम मिल सके जो छत के नीचे अपना जीवन बसर करने को मजबूर है, रैंच बसेरा उनका आसरा है, वहां पर इस तरह की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जो डॉक्टर ऐसा है जो लगातार कानपुर देखने को मिला कि पिछले 2 दिनों में आंकड़ों को अगर गौर करें, 2 तारीख से 6 तारीख तक जिन मौत का जो आंकड़ा 74 लोगों की मौत सिर्फ हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से कानपुर में हुई है। ऐसे में सभी हॉस्पिटल के जो भी डायरेक्टर है या वहाँ के प्रिंसिपल है, डॉक्टर जो सीएमओ है, उन पर जिलाधिकारी का दिशा निर्देश दिए गए कि हॉस्पिटल में भी इस तरह की व्यवस्था की जाए कि यदि कोई मरीज आता है तो उसको तत्काल इलाज मिल सके, उसकी व्यवस्था की सके। इसके साथ ही उन गरीबों लोगों के कुछ सामाजिक संस्थाएं उनके साथ में जिलाधिकारी ने बैठक करी। बैठक के
इसके साथ एक रूपरेखा तैयार की, उन गरीब जो सड़क किनारे हैं उनको कंबल की व्यवस्था की जा सके, अलाव व्यवस्था की जाए, सभी मदद कर सके, क्योंकि जो टेम्परेचर है लगातार नीचे गिर रहा है और जो ठंड है वो काफी बढ़ रहा है। साथ ही जिला प्रशासन ने लोगों से अपील करी है कि वो घर से तभी निकले जब उनको जरूरी काम हो, अन्यथा वो घर पर ही रहे। बहुत, और जब घर से निकले तो पूरे तरह से अपने को पैक करके, जिससे कि जो शीतलहर चल रही है उससे बचा जा सके और जो ठंड के प्रकोप को कम तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ उससे बचाव के प्रयास है वो जरूर जिला प्रशासन तरफ से किए जा रहे हैं। ठीक है। एसके वाजपेयी, चूंकि लखनऊ सूबे की राजधानी है, यहाँ पे कोई खुले में ना सोए, यहाँ पे रैन बसेरों की व्यवस्था हो, अलाव की व्यवस्था हो, क्या ऐसा प्रशासन की तरफ से पुख्ता होता हुआ दिखाई दे रहा है? यहाँ अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन व्यवस्थाओं की कमी के चलते परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की जाए और खास तौर पर वो चौराहे जो कहीं न कहीं जहां ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, जहां पर लोग लगातार बने रहते हैं या 24 घंटे जहां से ट्रैफिक गुजरता है, ऐसी जगहों पर रैन बसेरों की व्यवस्था की जाए। हालांकि अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो रैन बसेरों की व्यवस्था जरूर की गई है, चूंकि नगर निगम प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से रैन बसेरे जरूर प्रॉपर स्थिति में है, लेकिन अगर हम अलाव की बात करें तो वो बहुत ज्यादा स्थानों पर दिखाई नहीं दे रहा है। चूंकि रैन बसेरों में लगातार लखनऊ कमिश्नर की तरफ से भी निरीक्षण किए गए हैं, लखनऊ नगर आयुक्त, लखनऊ जिलाधिकारी लगातार कहीं न कहीं चीजों को देख रहे हैं, तो रैन बसेरों की स्थिति जरूर ठीक है, क्योंकि जगह जगह खासतौर पर जो मुख्य चौराहे हैं वहां के आसपास रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए। लेकिन जो अलाव की व्यवस्था है वो कुछ एक चौराहों पर ही दिखाई दे रही है, जबकि निर्देश राजधानी लखनऊ के सभी प्रमुख चौराहों पर अलाव जलाने की है। हालांकि व्यवस्थाएं जरूर दुरुस्त करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं चीजें उस ढंग से नहीं दिखाई दे रही जिस ढंग से निर्देश शासन की तरफ से जारी किए गए हैं। हालांकि एहतियात की तौर पर अगर हम देखें तो राजधानी लखनऊ के जो स्कूल्स हैं, खासतौर पर कक्षा 1 से लेकर 8 तक के